Make some noise for Samir Rana, yes. चलो भाई करते हैं भाई। ओके देन ऑलराइट। शक्ल देखो एक बार आशीष सोलंकी की, ध्यान से एक सेकंड देखो यार। कोई बोलना चाहेगा क्या कि मैं आशीष सोलंकी का फैन हूं? ऐसा लगता है आशीष सोलंकी की हैरी पॉटर को कोई गुप्त रोग हो गया हो। हैरी पॉटर एंड द किडनी स्टोन, हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ अस्थमा। तेरे को बोला है किसने तू हैरी पॉटर सा दिखता है? नहीं, 2-3 वीडियो और फ्लॉप होने दे, तेरे हाथ में भी झाड़ू होगा। साले मेरी ऑडियंस को यंग बुला रहा है तू। हाउ इज दैट अ बैड थिंग मैन? सोलंकी बहुत फनी है वैसे, पता है तुम लोगों को, पर उसके शो में आता नहीं है क्यों कोई भी, क्योंकि उसके लोग सब कोविड में मर गए। बूढ़ा ऑडियंस को फ्लेक्स कर रहा है, बताओ इनसे। साला कोई एक्स फैक्टर नहीं है इसमें। क्या यूएसपी है इसकी? कहता मैं क्लीन कॉमिक हूं। क्या है इसकी? तुम स्टैंड अप देखो, इसकी आधी पंचलाइन इसके मुंह के एक्सप्रेशन ही होते हैं। इससे अच्छा एक बहन के लोड़े बोल ही दे भाई तू अब। ठीक है। आशीष को लगता है कि भाई गाली देने से करियर बन जाता है भाई, हैं? अगर ऐसा होता तो तेरे शो में जो भी आ रहे हैं सबका करियर बन गया होता। आशीष सोलंकी के पापा पुलिस वाले हैं, कुल्लू की मम्मी पुलिस वाली है, पर उन दोनों के बेटे भोसड़ी वाले हैं। आशीष सोलंकी बुरारी से है गाइस। बुरारी पता है ना आपको? वहां पे जो फैमिली मर गई थी, गलत वाली। गाइस आशीष सोलंकी के घर पे कभी बुरारी वाला सीन नहीं हो सकता है, क्योंकि आशीष कभी एक भरे कमरे में किल नहीं कर सकता। एनीवे गाइस, ट्रेजेडी से याद आया, भोपाल में लीकेज की वजह से एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी। उसका नाम है कुल्लू। दोस्तों, कुल्लू के नाम में के साइलेंट है। कुल्लू इतना गरीब है, वो बाथरूम में रोता है ताकि साबुन लगा पाए। टाइम लगेगा, यू आर आशीष सोलंकी ऑडियंस, आई नो। कुल्लू की शक्ल ऐसी है, वो सुट्टा खरीदने आता है, दुकानदार विमल फ्री में दे देता है। कुल्लू फिर भी लेता नहीं है, बोलता है तन्मय के घर से आ रहा हूं, ऑलरेडी मुंह में कुछ है। कुल्लू ने तन्मय का इतना चूसा है, तन्मय के 80 किलो कम हो गए हैं। कुल्लू ऐसा बात करता है, उसको लगता है ऐसा बोलने से ना फनी हो जाता है। उसको ये नहीं मालूम है कि ऐसा बोलता है तो लगता है कि तन्मय का अभी भी मुंह में ही है। नहीं यार, कुल्लू इज अ नाइस मैन। मैन से याद आया, गुरलीन पन्नू इज हियर। गुरलीन को मेरे जोक्स से बिल्कुल भी आई डोंट थिंक उसको कोई इशू होगा ना, उसको कोई दुख होगा, बिकॉज मर्द को दर्द नहीं होता है। गुरलीन इतनी ठरकी है, वो एयरपोर्ट जाती है ताकि फ्रिस्क हो पाए। गुरलीन की मम्मी कहती है अगले जन्म मोहे बिटिया ही दीजो। देखो मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, वरना गुरलीन की हाय लग जाएगी। Gurleen looks like an aborted girl child who climbed out of the well. And then she started doing comedy and her parents were like, वो कुआं खुला है क्या अभी भी? हमको कूदना है यार उसमें। गुरलीन भी फैमिली फ्रेंडली कॉमेडी करती है। कुछ फैमिली होता है वो, जब हस्बैंड के साथ रहे वो फिर आगे अच्छे होता है।
बाद में बताता हूँ तेरे को मैं वो क्या होता है। चलो एक जोक करके देखते हैं और तुम्हें पता नहीं जमेगा कि नहीं ये। एक शराबी, एक मर्द और एक औरत बार में जाते हैं। बारटेंडर कहता है हाय गुरलीन। नहीं ये मेरा लास्ट जोक था गुरलीन पे। आई नो उतना चला नहीं। दिस वॉज एक्चुअली अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ हर कॉमिक स्टैन परफॉर्मेंस। लास्ट में जाके हक दिया। हक दिया से याद आया, श्रेया प्रियम इज हियर गाइस। श्रेया प्रियम इज हियर बिकॉज कुशा वांटेड at least one female in the panel. यार श्रेया को मैं क्या रोस्ट करूं यार, पाप चढ़ेगा भाई मेरे को यार। श्रेया मतलब फोर्थ आई थी बेचारी कॉमिक स्टार में यार। श्रेया यार कोई जानता नहीं है उस बेचारी को यार, जो जानता है वो रिस्पेक्ट नहीं करता इसकी भाई। अब मैं क्या रोस्ट करूं, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं भाई। एक चैट दिखा दूं इसको मैं, ये वाली दिखा दो क्या भाई? आजा श्रेया तो कुछ दिखा दो तेरे को। आजा, ये आशीष सोलंकी है दोस्तों। आशीष सोलंकी, मैंने पूछा था कौन कौन है पैनल में, हु इज द लास्ट मेंबर, कहता है क्या कहता, श्रेया इज ऑलरेडी इन। और कोई नहीं माना तो श्रेया तो करेगी ही, मैं बस बेटर ढूंढ रहा। ये हरामी आदमी भाई, देखो यार मतलब आशीष सोलंकी रिजेक्ट कर रहा है भाई इसको मतलब समझ, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता भाई। इट्स लाइक गेटिंग लेफ्ट स्वाइप्ड ऑन टिंडर बाय कुल्लू। बेचारी इतनी डाउन टू अर्थ गरीब लड़की है यार, इसको तुम कैसे कर रहे हो भाई? तो बेचारी के घर में एसी नहीं है, पता है तुम्हें? ये रूम ठंडा करने के लिए स्टैंड अप करती है। इसीलिए बेटर ढूंढ रहा था। Talking about gold diggers, guys, we have the biggest gold digger right here, and I'm talking based on size. Kusha Kapila, guys, let's go. आज मैं कुशा को ऐसा रोस्ट करूंगा गाइस कि लोग बोलेंगे वाकई में दिल्ली लड़कियों के लिए सेफ नहीं है। Are you ready, कुशा? कुशा ने अभी एक मूवी भी करी थी, थैंक यू फॉर कमिंग। देखी मैंने वो मूवी। ऑडियंस को थैंक यू बोलना तो बनता है भाई। एक सॉरी भी ऐड कर दो उसमें, और एक फिर से नहीं करूंगी भी डाल दो उसमें भाई। जब कुशा मेकअप लगाती है, शी पुट्स द क्वीन इन मैनीक्वीन। जब वो मेकअप निकालती है, शी पुट्स द मैन इन मैनीक्वीन। कुशा के दांत इतने गंदे हैं, उसका नाम उसके दांतों पे ही है, कुशा का पीला। लोग कुशा के आईब्रोज का मजाक उड़ाते थे तो उसने वो ठीक कर लिया। हा? उसके मोटापे का मजाक उड़ाते थे, उसने वो भी सही कर लिया। काश शादी का ही मजाक उड़ाया होता हमने यार। तो अब उड़ा लेते हैं। What's common between Kusha and Kullu? They both live in a broken home. कुशा के पास एक कुतिया भी है जो आधा टाइम कुशा के पास रहती है और बाकी टाइम खुश रहती है। यार दे देना जोरावर को वो कुतिया, उसकी लाइफ में कोई कुतिया हो। कुशा आई लव यू यार कुशा। नहीं रे भाई, बट डिवोर्स के बाद पूछ जाए। हो रहा है डार्क, हो रहा है कुल्लू, गांड फट रही है थोड़ी कि नहीं?
दीज आर जस्ट जोक्स। और जाने से पहले बस ये बोलूंगा यार कि देखो, यू नो आई हर्ड एवरीवन्स रोस्ट ऑन मी दैट, यू नो, मुझे लगा था यार जो मैं एक्सपेक्ट करता वही होगा। तन्मय वो हो गया 4 साल पहले के जोक्स, अभी भी वही। आकाश गुप्ता वो 5 साल पहले कॉमिक्स था। आई वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग, यू नो, न्यू, समथिंग ब्रूटल, समथिंग दैट, यू नो, रियली टचेस माय इनसिक्योरिटीज। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि देखो मेरी इनसिक्योरिटीज ना किसी को यहाँ पे पता नहीं है, मुझे इनकी सबकी पता है। जैसे सोलंकी की इनसिक्योरिटी है कि कॉमिक्स जीतने के बाद भी उसकी कोई टिकट नहीं बिक रही, राइट। गुरलीन की इनसिक्योरिटी है कि भाई वो इतनी वायरल है इंस्टाग्राम पे, फिर भी देयर इज लाइक नो वन इन हर शोज, राइट। तो शी इज लाइक क्या मैं इंटरनेट पे वायरल रहूंगी, ठीक है। कुल्लू की इनसिक्योरिटी है कि यार मैं बस दूसरों के शैडो में कब तक रहूंगा, विल आई एवर बी एबल टू डू समथिंग ऑन माय ओन, ठीक है। श्रेया तो चलो इनसिक्योरिटी खुद है वो एक, ठीक है। कुशा की बहुत सारी इनसिक्योरिटीज हम सबको पता ही है, हमने पढ़ा इंस्टा सेलेब गॉसिप्स, ठीक है। मेरी इनसिक्योरिटी पता क्या है? मेरी इनसिक्योरिटी ये है कि जब लोग ये वीडियो देखेंगे ना और मुझे इधर इनके साथ बैठा हुआ देखेंगे, कहीं उनको ये ना लगे कि मैं भी इसी लेवल का आर्टिस्ट हूं। That's my time. She's... हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बस में जज्बात की इस नई कहानी में। मैं हूं वीर और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि 70 साल पुराना अधूरा बदला है। कहते हैं हर रात जब राजधानी एक्सप्रेस एक स्टेशन के पास से गुजरती है तो कुछ परछाइयां उसके डिब्बों के साथ साथ चलती हैं। कुछ फुसफुसाहटें कानों में सरसराती हैं और कुछ आंखें अंधेरे से ताकती रहती हैं। ये कहानी है राधिका शर्मा की, 22 साल की एक मासूम लड़की जो अपने पिता रमेश शर्मा जी के साथ दिल्ली से जयपुर की यात्रा पर निकली थी। उसके लिए ये सिर्फ एक सफर नहीं था, उसके लिए ये एक खुशनुमा पारिवारिक यात्रा थी। लेकिन उस मासूम लड़की को क्या पता था कि यही सफर उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात साबित होने वाला है। जब राधिका और उसके पिता ने अपना सफर शुरू कर दिया तो थोड़ी देर बाद राधिका ने बेहद उत्साह के साथ अपने पिता से पूछा, पापा जयपुर देखने का इंतजार नहीं हो रहा है और कितनी देर है? तो उसके पिता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा अभी रात के 11 बजे, सुबह तक पहुंच जाएंगे, अभी थोड़ा आराम करो। लेकिन दोस्तों, राधिका को ये नहीं पता था कि जिस ट्रेन में वो बैठी है वो हर रात एक ऐसे स्टेशन से गुजरती है जहां 70 साल से एक आत्मा अपने अधूरे बदले का इंतजार कर रही है। और उस स्टेशन का नाम है भैरवपुर। तो रात के 2:30 बजे अचानक राधिका की आंख खुली। ट्रेन धीरे धीरे रुक रही थी और ब्रेक की ची ची करती आवाज पूरे डिब्बे में गूंज रही थी। तो राधिका ने सोचा ये ट्रेन यहाँ क्यों रुक रही है, और उसने खिड़की से बाहर झांका। बाहर एक उजड़ा हुआ सुनसान स्टेशन नजर आ रहा था। टूटी फूटी इमारतें, जंग लगे खंबे और धुएं से ढका प्लेटफॉर्म। एक जंग खाया बोर्ड टेढ़ा लटक रहा था जिस पर लिखा था भैरवपुर। और दोस्तों, यहीं से शुरू होती है असली कहानी। राधिका ने देखा प्लेटफॉर्म पर कुछ बुजुर्ग लोग बैठे थे। उनके चेहरे पीले, खोखले और थके हुए नजर आ रहे, मानो सदियों से उनकी आंखों ने नींद नहीं देखी। तो उनमें से एक बुजुर्ग कांपती हुई आवाज में बोला, आज फिर वो आएगी। दूसरे ने डरते हुए धीमे स्वर में जवाब दिया, 70 साल हो गए लेकिन उसकी आत्मा अभी भी भटक रही है। ये शब्द राधिका के कानों में पड़े और उसका दिल जोर से धक धक करने लगा।
उसने घबराकर अपने पिता को हिलाया। पापा, पापा, उठिए, यहाँ कुछ अजीब है। लेकिन उसके पिता नींद में बोले, क्या है बेटा, सो जा, बस एक छोटा सा स्टेशन ही तो है। लेकिन राधिका का मन बेचैन हो रहा था। उसे साफ महसूस हो रहा था जैसे अंधेरे में कोई उसकी तरफ टकटकी लगाकर देख रहा है। और तभी एक ठंडी हवा का झोंका गुजरा और साथ ही आई एक धीमी लेकिन साफ फुसफुसाहट, राधिका। जिसे सुनकर राधिका कांप गई। उसने इधर उधर देखा, कौन है वहां? लेकिन चारों तरफ सिर्फ धुआं और सन्नाटा। फिर वही आवाज, और भी पास से, तुम भी राधिका हो जैसे मैं थी। दोस्तों, अब मैं आपको ले चलता हूँ साल 1954 में। ये वो दौर था जब भैरवपुर गांव में एक लड़की रहती थी, राधिका। सिर्फ 19 साल की, बेहद खूबसूरत और मासूम, जो कि एक ब्राह्मण परिवार की लाडली बेटी थी। लेकिन किस्मत ने उसके रास्ते में ला खड़ा किया मोहन, जो कि एक अलग जाति का लड़का था। चालाक, झूठा और मन को वश में करना उसके लिए आम बात थी। और शुरू में उसने राधिका के दिल में मोहब्बत के बीज बो दिए। वो बार बार राधिका से कहता, तुम मेरी जिंदगी हो, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तुमसे शादी करूंगा, जाति पाति सब भूल जाऊंगा। और दिन ब दिन ये शब्द राधिका के दिल में गहराई तक उतरने लगी। वो यकीन करने लगी कि उसकी सारी खुशी सिर्फ मोहन में है। लेकिन दोस्तों, यहीं से शुरू हुआ एक भयानक खेल। मोहन ने धीरे धीरे उसे अपने परिवार से तोड़ना शुरू कर दिया। और वो कहता, राधिका, तुम्हारे माता पिता हमें कभी भी समझ नहीं पाएंगे, उनके लिए सिर्फ जाति मायने रखती है, तुम्हारी खुशी नहीं। जिसे सुनकर राधिका डर जाती और सोचती, नहीं, मेरे पिता मुझे बहुत चाहते हैं। लेकिन मोहन चालाक था। वो तुरंत राधिका के दिमाग से खेलना शुरू कर देता। वो उदास चेहरा बनाकर कहता, अगर तुम्हारे पिता तुमसे इतना प्यार करते हैं तो हमारी शादी से इनकार क्यों कर रहे हैं? शायद तुम सही कह रही हो, शायद हमें अलग हो जाना चाहिए। और यह सुनकर राधिका के होश उड़ गए। वो घबराकर रोने लगी और उसने मोहन से कहा, नहीं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। और दोस्तों, यही वो पल था जब मोहन ने राधिका की दिल और दिमाग पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। वो अब उसके जाल में फंस चुकी थी, एक ऐसे जाल में जहां से वापस आना नामुमकिन था। तो दोस्तों, अब वापस आते हैं आज की उस रात में। राधिका बार बार वही आवाज सुन रही थी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो, कोई इंसान। राधिका बार बार वही आवाज सुन रही थी, कोई उसे पुकार रहा था, कोई जो इस दुनिया का नहीं था। राधिका घबराकर अपने पिता को झकझोरती है, पापा, पापा उठिए, कोई मुझे बुला रहा है। लेकिन उसके पिता गुस्से और झुंझलाहट से बोले, राधिका, तुम पागल हो गई हो क्या? यहाँ कोई नहीं है,
सो जाओ। राधिका के पिता अनजाने में अपनी बेटी की इस बात को नजरअंदाज कर रहे थे और उन्होंने कहा, बेटा तू स्ट्रेस में है, तेरा दिमाग अशांत है, यहाँ कोई आवाज नहीं थी। तो राधिका कांपती हुई बोली, लेकिन पापा मैंने साफ साफ सुना है। जिसे सुनकर उसके पिता ने तुरंत कहा, तू बचपन से ही डरपोक रही है, कहानियां सुनकर डर जाती है, यह सब तेरे मन का वहम है। इसी वक्त ट्रेन के डिब्बे में बैठे एक और यात्री ने सहानुभूति जताने का नाटक किया। बेटी तुम्हारे पिता सही कह रहे हैं, मैं तो रोज इसी ट्रेन से जाता हूँ, यहाँ कुछ नहीं होता। तब राधिका ने हिम्मत करके कहा, लेकिन मुझे तो सच में सुनाई दे रहा है। जिसे सुनकर यात्री ने मुस्कुराकर राधिका से कहा, हो सकता है तुम थक गई हो, कभी कभी दिमाग भी खेल खेलता है, बेहतर है सो जाओ। राधिका की आंखें डर से भर गई और तभी ट्रेन की खिड़की पर एक जोरदार आवाज हुई। राधिका ने धीरे से शीशे की ओर देखा और दोस्तों उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे नजर आया एक लड़की का चेहरा, वही चेहरा, वही आंखें, वही शक्ल, लेकिन 70 साल पुराने कपड़ों में। वो लड़की गुस्से में दांत पीस कर बोली, राधिका अब मैं तुझे दिखाऊंगी ये विश्वासघात क्या होता है। अचानक ट्रेन जोर से झटके के साथ रुक गई। सारे डब्बे में अंधेरा छा गया, बिजली गायब, सिर्फ डरावनी खामोशी और उस खामोशी को चीरती हुई ठंडी हवाओं की सरसराहट। राधिका चीख पड़ी, पापा पापा आप कहाँ हैं? उसके पिता कांपती आवाज में बोले, मैं यही हूँ बेटा, लेकिन यह सब हो क्या रहा है? दोस्तों अगले ही पल डिब्बे में एक बर्फ से ठंडी हवा चली और उस अंधेरे में एक साया उभरा। वो थी एक लड़की, 70 साल पुराने कपड़ों में। उसका चेहरा फीका, आंखें लाल और होठों पर खून जमी हुई मुस्कान। वो चीखते हुए बोली, तू भी राधिका है जैसे मैं थी। आ मैं तुझे दिखाती हूँ कि कैसे मोहब्बत में धोखा मिलता है। वर्तमान की राधिका कांपते हुए रो पड़ी और उसने पूछा, तुम कौन हो? तुम मुझसे क्या चाहती हो? भूतनी ने दहाड़ लगाई, मैं भी राधिका हूँ। 70 साल पहले इस भैरवपुर स्टेशन पर मैं भी किसी से मोहब्बत करती थी। मेरा नाम भी राधिका था और मेरा प्रेमी था मोहन। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों थे। उसने कहा था कि वो मुझसे शादी करेगा, जाति पाति सब भुला देगा। मैंने उस पर भरोसा किया, सब कुछ छोड़ दिया, अपना घर, अपना परिवार, सब कुर्बान कर दिया सिर्फ मोहन के लिए। तब वर्तमान की राधिका ने रोते हुए पूछा, फिर क्या हुआ? और भूतनी की आंखें खून टपकाती सी लगी। उस रात इस स्टेशन पर मैं मोहन का इंतजार कर रही थी। वो आया, लेकिन उसके शब्दों ने मेरी आत्मा को चीर दिया। उसने कहा कि वो मुझसे शादी नहीं कर सकता, उसके माँ बाप ने मना कर दिया है, जाति की वजह से। भूतनी की आवाज अचानक जहरीली हो गई।
मैंने उसे याद दिलाया कि उसने कहा था जात पात को कभी नहीं मानेगा, पर वो बेरहमी से हंसा। उसकी आंखों में जरा भी मोहब्बत नहीं थी। उसने कहा कि सब कुछ झूठ था, वो सिर्फ मेरे साथ खेल खेल रहा था, मेरे साथ अपना और मेरा दोनों का समय बर्बाद कर रहा था। दोस्तों, ये सुनकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। खुद राधिका की आंखों में खून के आंसू बहने लगे। मैंने रोते हुए कहा था कि उसने मुझे बर्बाद कर दिया है। मैंने उसके लिए सब कुछ छोड़ा है। पर मोहन, वो शैतान, उसने ठंडी सांस लेकर कहा, यह तेरी गलती है, तूने मुझ पर भरोसा किया। तो भूतनी चीखते हुए बोली और फिर गुस्से में उसने मुझे धक्का दे दिया। मैं पटरी पर गिर गई और आती हुई ट्रेन की चपेट में आकर टुकड़े टुकड़े हो गई। टूटने की आवाज अचानक टूट गई। डिब्बे में चीखों और सन्नाटे का संगम छा गया। दोस्तों, अब असली सच सामने आने वाला था। वो भूतनी, वही पुरानी राधिका, जलती हुई आंखों से वर्तमान की राधिका को घूरते हुए बोली, 70 साल से मैं इस भैरवपुर स्टेशन पर भटक रही हूँ। मेरा बदला अधूरा है। मोहन मर चुका है, उसकी राख भी हवा में उड़ गई। लेकिन उस शैतान ने जो जहर मेरे दिल में भरा था, मन को तोड़ने वाली चालें चली थी, वो दर्द आज भी मेरी आत्मा को जला रहा है। वर्तमान की राधिका कांपते हुए बोली, तुम्हें शांति चाहिए? भूतनी की आंखों में खून के आंसू भर गए। उसने धीमी आवाज में कहा, हाँ, पर शांति तभी मिलेगी जब लोग समझेंगे कि मोहब्बत सिर्फ खेल नहीं है। लड़कों को यह समझना होगा कि किसी लड़की की भावनाओं के साथ खेलना, उसके दिल को तोड़ना कोई मजाक नहीं, यह जिंदगी भर का श्राप बन जाता है। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें आग भी थी। वर्तमान की राधिका की आंखों से आंसू बह निकले। मैं समझ गई, तुम्हारा दर्द, तुम्हारा अकेलापन, तुम्हारी अधूरी चीख। दोस्तों, तभी वो भूतनी अचानक शांत हो गई। उसने नरमी से कहा, तुम तुम खुशकिस्मत हो। तुम्हारे पिता तुम्हें सच्चा प्रेम करते हैं। वो तुम्हारी रक्षा करना चाहते हैं, तुम्हें बचाना चाहते हैं। मेरे पास कोई नहीं था, लेकिन तुम्हारे पास सब कुछ है। राधिका ने कांपते हुए अपने पिता की ओर देखा। पापा। उसके पिता की आंखें भी भर आई। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं अब समझ गया हूँ, मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, ये दृश्य इतना भावुक था कि सुनकर ही दिल कांप जाए। अंधेरे में डर और सन्नाटे के बीच एक बाप बेटी का रिश्ता और एक आत्मा का दर्द एक साथ गूंज रहा था। और फिर दोस्तों, जैसे ही वो भूतनी अपनी आखिरी बातें कह रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसने कहा, अब मैं जा सकती हूँ। धन्यवाद मेरी कहानी को समझने और मेरी पीड़ा को महसूस करने के लिए। इतना कहकर भूतनी की परछाई धुएं की तरह बिखर गई और डिब्बे में सन्नाटा छा गया। ट्रेन अचानक झटके से फिर से चलने लगी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। राधिका और उसके पिता दोनों खामोश बैठे थे। उनके दिल पर उस रात का असर हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ गया। वर्तमान राधिका ने कांपती आवाज में कहा, पापा,
अब मैं समझ गई सच्चे भरोसे और झूठे छलावे में क्या फर्क होता है। उसके पिता की आंखों में नमी थी और मैं समझ गया बेटा, बच्चों की बातों को गंभीरता से लेना कितना जरूरी है। कभी कभी हम सोचते हैं कि यह सब वहम है, पर असल में यह उनकी पुकार होती है। दोस्तों, लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया, पर असली डर तो अभी बाकी था। सुबह जब ट्रेन जयपुर पहुंची, राधिका ने अपने बालों को ठीक करने के लिए हाथ लगाया, लेकिन तभी उसकी उंगलियों में एक सूखा हुआ पुराना फूल फंस गया। वही फूल जो 70 साल पहले वाली राधिका अपने बालों में सजाया करती थी। जिसे देखकर राधिका का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, पापा, ये फूल कहाँ से आया? उसके पिता सन्न रह गए। उनकी आंखें फैल गई, होंठ सूख गए। तो दोस्तों, सवाल यह है कि क्या भूतनी सचमुच शांति पा गई थी, या फिर उसकी आत्मा अभी भी वर्तमान राधिका के साथ है? क्या वो फूल एक साधारण संयोग था, या फिर यह इशारा था कि कहानी अभी पूरी नहीं हुई है? दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, अगर ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर गई हो तो लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि अगली बार जब मैं और भी डरावनी दास्तां लेकर आऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक दोस्तों, अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, रात के सन्नाटे में और खास तौर पर किसी वीरान स्टेशन पर कभी अकेले मत रुकिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद।